Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with class 12 business studies chapter number 2 principles of management. मैनेजमेंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स के साथ। वर्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वो बिलीफ, वो वैल्यूज, वो नॉर्म्स जो ग्रुप ने बना रखे हैं और वो उसे ट्रू समझकर चलते हैं, और किसी सिचुएशन के अंदर जब उन्हें डिसीजन लेना होता है तो वो उन नॉर्म्स का, उन बिलीफ सिस्टम का यूज करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करते हैं अपनी लैंग्वेज को कि अगर हम लोग एग्जांपल लें कि हार्डवर्क जो सा है, हार्डवर्क अगर हम करेंगे तो दैट विल लीड टू सक्सेस। कि अगर पर्सन अपना एफर्ट डालेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो सक्सेसफुल होगा। ये एक प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड है। टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हार्डवर्क से ही जो सा है सक्सेस नहीं पाया जा सकता है, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। अब मतलब क्या समझ में आया कि जितने भी ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक जनरल गाइडलाइंस है। हर एक कंडीशन के अंदर ट्रू हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है किसी की लॉटरी निकल गई और वो वैसे सक्सेसफुल हो गए, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम नॉर्मल केसेस के अंदर देखेंगे, दिस इज ट्रू दैट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क लीड्स टू सक्सेस। तो ये क्या हुआ? एक जनरल प्रिंसिपल हमारा बन गया। ये फ्लेक्सिबल है, हम इसे चेंज कर सकते हैं कि ज्यादा बड़ा सक्सेस चाहिए तो ज्यादा हार्ड वर्क करें, आपको एक मीडियोकर रहना है कम हार्ड वर्क में काम चल जाएगा जी आपका। ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स उनसे हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने फॉर्मुलेट किए हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए। Our study is confined to two of them. One is Henry Fayol's principle, that is related to administration, and the second one is W. Taylor, जिन्होंने बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करे हैं, और वो बेसिकली क्या है, सुपरवाइजरी लेवल के लिए या शॉप फ्लोर वगैरह पे यूज होते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के साथ। पहले हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा समझें। हेनरी फ्योल वाज अ पर्सन हु डिड हिज इंजीनियरिंग इन माइनिंग। उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी। कंपनी जो सा है वो इंसॉल्वेंट होने वाली थी, दिवालिया घोषित होने वाली थी, बैंकक्रप्ट थी वो कंपनी। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए, वो प्रिंसिपल्स इन्होंने कंपनी के अंदर अप्लाई किए और वो कंपनी काफी सक्सेसफुल हुई। ही वाज आल्सो प्रमोटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए, मैं नाम बता रहा हूं, अभी आप लोग उसे सिर्फ एक सुन लेंगे, याद कर लेंगे, अभी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा। डिवीजन ऑफ वर्क, देन आफ्टर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, एस्पिरिटी कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, देन आफ्टर इट इज स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देन आफ्टर रेम्यूनरेशन, principle of initiative and authority and responsibility। ये हुए हमारे कितने? 14 प्रिंसिपल्स। नाम आराम से याद कर लेना, डोंट बी इन हेस्ट। अब हम आज कुछ प्रिंसिपल्स स्टडी करेंगे कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैसे वो मैनेजर्स को एक गाइडलाइन का वर्क करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, काम को डिवाइड कर दिया जाए, और ऑर्गेनाइजेशंस में काम डिवाइड होता ही है। एक बैंक का एग्जांपल अगर हम लें तो बैंक के अंदर बेसिकली क्या होता है, बैंक का मेन वर्क है सर्विस प्रोवाइड करना टू द कस्टमर्स, है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि हमने काम को डिवाइड कर दिया। एक पर्सन जिसे टेक्निकल नॉलेज अच्छी है उसे हमने नेट बैंकिंग का वर्क दे दिया, दूसरे को हमने कैश पेमेंट और रिसीव का वर्क दे दिया, तीसरे को हमने पासबुक प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क दे दिया, चौथे को हमने फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जितनी हमारी स्कीम्स हैं इन्वेस्टमेंट की वो समझाने के लिए वर्क दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने काम को डिवाइड कर दिया, पूरे टास्क को छोटे छोटे काम में डिवाइड करके लोगों को एलोकेट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, एक पर्सन जो करेंसी गिनने का काम कर रहा है, अगर आप उसकी स्पीड देखोगे, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो रिपीटेडली वही काम कर रहा है, और रिपीटेडली वो काम करने की वजह से ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क। वो नोट गिनते भी रहेंगे और साथ ही साथ चेक भी करते रहेंगे कोई नकली नोट तो नहीं है इसके अंदर। तो हमको क्या समझना है कि डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और जब एक पर्सन स्पेशलाइज होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। इस प्रिंसिपल को हम कंपनीज में भी कौन सा है अप्लाई करते हैं। हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, वहां पर हमने डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए थे।
कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, जिन्हें इंटरेक्ट करना पसंद है लोगों से, उन्हें उठाकर हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट डाल दिया। अच्छा, उन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट डाल रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट वही है, उनकी क्वालिफिकेशन में एमबीए मार्केटिंग करता है उन्होंने, फॉर एग्जांपल, वो कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए। और रेगुलर बेसिस पे जब वो ये काम करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो उनकी हेजिटेशन क्या होगी, खत्म हो जाएंगे। दे विल गेट मोर एक्सपर्टाइज इन दैट फील्ड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसे डाल देंगे, इंजीनियर्स वगैरह को, नंबर ऑफ रिजेक्शंस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। रीजन, रिपीटेडली वो उसी तरह का काम कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड? वन पर्सन वन बॉस। एक जने को एक ही जना, यानी कि एक ही बॉस ऑर्डर देगा। मैं एक सबऑर्डिनेट हूं, मेरे ऊपर फाइनेंस मैनेजर है और मेरे ऊपर मार्केटिंग मैनेजर वर्क कर रहा है। दोनों ने एक ही टाइम पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम दे दिया, दैट विल लीड टू कंफ्यूजन। मैं पहले उनका काम करूं या इनका काम करूं? उन्होंने 1 घंटे में काम चाहिए, दोनों ने बोल दिया, क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, किसका काम पहले किया जाए। उन दोनों में भी ईगो क्लैश हो सकती है। अगर मैंने मार्केटिंग मैनेजर की सुन ली तो फाइनेंस मैनेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फाइनेंस मैनेजर की सुन ली तो मार्केटिंग मैनेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए फ्योल ने एक प्रिंसिपल बना दिया यूनिटी ऑफ कमांड के, एक जने को एक जना ऑर्डर देगा, जिससे कि ना तो ईगो क्लैश हो आपस में उन लोगों के, ना ही एक एम्प्लॉय कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि मुझे किसकी बात पहले सुननी है। द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा वहां पर लगता है प्रिंसिपल जहां पर कंपनी में मान लो 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक बाइक्स बन रही है, एक कार्स। तो हमने क्या किया, अलग अलग डिवीजन बना दिए, हर एक डिवीजन की अलग रिसोर्सेज होंगी, अलग इंचार्ज होगा, अलग प्लान्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू मूव इन अ कॉमन डायरेक्शन। दैट इज व्हाट दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली तो कंपनी के ही पार्ट है ना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हो, लेकिन अल्टीमेटली वो कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि जो भी कंपनी का मेन विजन है उसे ध्यान में रखकर काम किया जाए। हाँ, रिसोर्सेज अलग अलग एलोकेट कर दी जाएंगे, एक इंचार्ज अलग होना चाहिए, प्लान अलग होना चाहिए, दैट इज व्हाट दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मींस कि हर एक चीज की एक जगह होनी चाहिए, हर एक पर्सन की एक जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जगह का मतलब फिजिकल प्लेस, डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। फिजिकल प्लेस का मतलब मुझे सीईओ से मिलना है कंपनी के, उस सीईओ का एक पर्टिकुलर कैबिन होगा जहां पर मैं जाकर काम कर पाऊंगा। अब सीईओ का अगर कोई कैबिन नहीं है तो मैं पूरी कंपनी में घूम रहा हूं, सीईओ काम मिलेगा पता नहीं जी। ऐसे मैंने कुछ काम किया, वर्क इन प्रोसेस था, मैंने जितना काम हो रखा था अपना प्रोडक्ट उठाकर मेरे को कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रखूंगा जहां से मैं कल उसे रिसीव कर पाऊं। टूल्स, मशीनरी की एक जगह होती है कंपनी में, तो हर एक जगह की, हर एक चीज की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए और हर एक पर्सन की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए फिजिकल, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर। और सबसे ज्यादा हम इसे वॉलेट करते हैं। जैसे आप लोग घर पहुंचे, बेल्ट ये पड़ी है, टाई ये पड़ी है, जूता वहां पड़ा है, जुराब फैन के ऊपर पड़ी हुई है, नेक्स्ट डे मम्मी मेरा सामान कहां है? अल्टीमेटली क्या है, हम सर्च करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब सरेंडर। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जो कंपनी में है, मेरा इंटरेस्ट का मतलब कि मेरा मेन मोटिव क्या है कंपनी के अंदर। जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। कंपनी अच्छा कमा रही है, कंपनी का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मेरा भी इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, वेल एंड गुड, नो इश्यूज। मैं चाहता हूं मेरी सैलरी बढ़े, लेकिन अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो मुझे ये अपना इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, ऐसे में सरेंडर कर देना चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, कि कंपनी जब फाइनेंशियली साउंड हो जाएगी, कंपनी जब अच्छा पैसा कमा लेगी, तो कहीं ना कहीं तब मैं अपनी सैलरी के बारे में सोचूंगा। This is what this is, subordination of individual interest to general interest. Next हमारा आता है stability of tenure of personnel. Stability का मतलब हमें पता है, tenure एक पर्सन कितने टाइम कंपनी में वर्क करता है उसका, उसे हम tenure बोलते हैं, कार्यकाल। पर्सोनल पर्सन को बोलते हैं, पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है ना। तो stability of tenure of personnel का मतलब यहां पर ये हुआ
कि अगर कोई भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है तो उसे टाइम दिया जाना चाहिए वहां पर सेटल डाउन होने का। ऐसा नहीं है कि छोटी सी गलती करी और हमने उसे एकदम से फायर कर दिया, हमने निकाल दिया, नहीं। बहुत फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एक पर्सन को टाइम मिलना चाहिए अपनी वर्थ को प्रूव करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इस पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ केस स्टडीज करते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए कि बता दें कितना हमने अंडरस्टैंड किया। डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, या ऑल ऑफ दिस? व्हाट विल बी द आंसर? ऑल ऑफ दिस। स्पेशलाइज भी हो जाएगा बंदा, एफिशिएंट भी हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज which of the following according to Fioll happens to be the meaning of the division of work? Equitable division of all work, सब में काम बांटा जाए, पूरे काम का एक छोटा सा पार्ट एक पर्सन को दिया जाए, बी पॉइंट के अंदर। सी both of above, डी none of the above. Answer will be C, that is both of the above. Which principle of management is violated if an employee gets order from more than one superior? एक से ज्यादा अगर ऑर्डर मिल रहा है किसी सुपीरियर से, एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाऊंगा किसके अंदर है, कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर नहीं। केस स्टडीज करते हैं दो तीन। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हर्ष लिमिटेड इंस्ट्रक्ट्स अ सेल्समैन टू गो स्लो in selling the product where the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. सेल्समैन को मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है टारगेट पूरे करने हैं, फटाफट से सेल बढ़ाओ। प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है भाई आराम आराम से सेल करो, हम आराम से बनाएंगे, क्वालिटी खराब हो जाएगी। कंफ्यूज कौन हो गया? सेल्समैन। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया यहां पर? यूनिटी ऑफ कमांड। एक जने को दो जने ऑर्डर दे रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए किसका काम करो। In Simran Limited, an employee has the objective of maximizing his salary. Employee चाहता है उसकी सैलरी बढ़े, but the organizational objective is to maximize output at competitive cost. वो अभी कॉस्ट कम रखना चाहते हैं और आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं। उस चीज की वजह से उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ। There was some dispute on this for a while. Eventually, लेकिन फाइनली क्या हुआ? Organizational interest was given priority over employees' interest. कौन सा प्रिंसिपल है? अपना एक बार को छोड़ दे, कंपनी का ध्यान रखे। दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस। बुक्स ऑफिस में पड़ी हुई है, चॉक्स लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, और ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे स्टाफ रूम में पड़े हुए हैं। यानी ये प्रॉपर जगह पे सामान नहीं है। तो कौन सा मैनेजमेंट जो है वो वायलेट हुआ या ओवरलुक किया गया है? आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफ। Last question for today. Aditi, a manager, expects her subordinate to adapt to the environment and working conditions without giving them time to settle down. Which principle of management is being overlooked? Aditi मैनेजर उनसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई फटाफट से काम करना शुरू करो, परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दो। एक पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उसे टाइम चाहिए सेटल होने का, और वो कहीं ना कहीं सेटल होने का प्रॉपर टाइम नहीं दे रही है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इज वायलेटेड ओवर। तो आज हम लोगों ने कुछ इसमें प्रिंसिपल्स पढ़े। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड, एक जने को एक ही जना ऑर्डर देगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एक जगह होनी चाहिए सामान की भी और पर्सन की भी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अगर, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए? अलग रिसोर्सेज, अलग इंचार्ज होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में एक ही में मूव करें। सुना आज कुछ ऐसा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपनी बात को छोड़ दे, कंपनी के वेलफेयर पे ध्यान दे अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, कोई निकाल ही नहीं सकता, लेकिन इतना भी होना चाहिए, है ना। वो हमने पढ़ा कि लेकिन प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपको सेटल डाउन होने का टाइम मिलना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस एंड व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।